Okay, starting with the second lecture now. तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ वाज द फर्स्ट आरडीएनए कंस्ट्रक्टेड। तो पहला आरडीएनए कंस्ट्रक्ट किया था 1972 में स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर नाम के दो साइंटिस्ट ने। इनका कंट्रीब्यूशन इन साइंस ये है कि इन्होंने फर्स्ट आरडीएनए बनाया। लेकिन कैसे बनाया? इन्होंने जो है लिंक कर दिया या जोड़ दिया एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। अब जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने एक कोई प्लाज्मिड लिया था जो कि प्लाज्मिड वेक्टर का भी काम कर सकता है। हालांकि वो डीएनए होता है और बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए रहता है। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोनोमसली सर्कुलर डीएनए, हाँ डीएनए रहता है। बट ये वेक्टर का भी काम कर सकता है। प्लाज्मिड, अब प्लाज्मिड बहुत सारे बैक्टीरियाज में पाया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का लिया। हमने नहीं, एक्चुअली हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहेन ने प्लाज्मिड होना चाहिए था तो उन्होंने सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से निकाला था। ये एक एक्स्ट्रा डिटेल की तरह से पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कहीं का प्लाज्मिड था, लेकिन अब यहाँ पर प्लाज्मिड कहाँ से था, वो प्लाज्मिड की सोर्स भी हमारे पास मेंशन हो गई है कि सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से हमने प्लाज्मिड निकाला। और फिर हमें कोई एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन चाहिए था। वो किसी भी का भी हो सकता था, वो किसी भी डीएनए से हो सकता था। तो उस जो जिस भी डीएनए के पास वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, हमने वहां से उसको निकाल लिया, अपने डिजायर्ड जीन को। फिर दोनों को डीएनए लाइगेज की मदद से ऑफ कोर्स ज्वाइन कर दिया, लिंक कर दिया, और हमारा पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, आरडीएनए बन गया। अब इसको हमने ट्रांसफर किया कहाँ? इश्चीरिशिया कोलाई में। जैसे हमने भी पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था, पिछले लेसन में, कि हमने पहले कोई प्लाज्मिड लिया, एक कोई अपना डिजायर्ड जीन लिया। प्लांट सेल का हमने वहाँ पे एग्जाम्पल लिया था। प्लांट सेल में कोई डिजायर्ड जीन था और एक कोई रैंडम प्लाज्मिड लिया था, और उन दोनों को जोड़ करके फिर हमने इश्चीरिशिया कोलाई में ट्रांसफर किया था। एंड देन फिर उसको उसकी क्लोनिंग कराई थी, जो उसमें खुद में भी क्लोनिंग हो रही थी, उसकी प्रोजेनी में भी क्लोनिंग हो रही थी। तो ये हुआ, तो वही सेम काम यहाँ पे हमने कर दिया कि उनमें से ट्रांसफर कर दिया है इसमें इश्चीरिशिया कोलाई में। अच्छा, कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में सारे स्टेप्स नहीं मेंशन है डिटेल में ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या हाँ मतलब बायोटेक्नोलॉजी के सारे स्टेप्स नहीं मेंशन्ड है। उसमें केवल 3 स्टेप्स दिए हुए हैं जो कि बड़े बड़े स्टेप्स हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, कि हमने डीएनए देख लिया कि कौन से डीएनए में हमारे डिजायरेबल जीन्स हैं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अभी बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हम डायरेक्टली उस आइडेंटिफाइड डीएनए को तो होस्ट में डाल नहीं रहे हैं। हमें दुनिया भर का और नाटक करना पड़ रहा है। हमें एक प्लाज्मिड लेना पड़ रहा है, मतलब एक कोई वेक्टर लेना पड़ रहा है, फिर आरडीएनए बनाना पड़ रहा है, फिर हम कहीं उसको लाइगेज डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ रहे हैं, फिर आरडीएनए बन रहा है, फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद कहीं जाकर के हम ट्रांसफर, वो सारी मतलब पॉइंट्स इन्होंने गायब कर दिए हैं। इन्होंने डायरेक्टली बस कहा कि आइडेंटिफाई कर लो, आइडेंटिफाई द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, देन इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, एंड देन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। तो इन्होंने बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस बताया है, एक जीन ट्रांसफर का बताया है, और एक जीन क्लोनिंग का बताया है। बस उसके अलावा इन्होंने ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, एंड मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। लेकिन एक्चुअली कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, कि वो होते हैं कुछ 8 स्टेप्स होते हैं हमारे। पहला होता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए ऐसे रैंडमली तो दुनिया में है नहीं, होगा तो किसी सेल के अंदर। तो हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हमारी, अच्छा इस पर्टिकुलर सेल के पास ये वाला डीएनए है, जो डीएनए है, और इसी के अंदर हमें अपना डिजायर्ड जीन मिल जाएगा। लेकिन हमें आइसोलेशन करनी होगी डीएनए की, क्योंकि एक सेल के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें रहती हैं, अलग सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। तो उनको हम कैसे अलग करेंगे, उसका प्रोसेस होता है पहला वाला, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का ये मतलब नहीं होता है कि हमें जो वाला जीन चाहिए वो वहीं जाकर के काटेगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम रहता है कि वो डीएनए को ही पूरा काट देता है पीसेस में, जितने भी उसमें जीन्स रहते हैं उन सबको सेपरेट कर देता है। तो वो पूरे डीएनए को काटेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो एक काम ये हो गया कि सारे डीएनए कट गए। अब टुकड़े टुकड़े में हमारे डीएनए है, और पता नहीं कौन सा वाला जीन जो है हमारा वाला है जो हमें चाहिए, तो उसको आइडेंटिफाई भी हमें करना पड़ेगा। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, सारे जीन के टुकड़े हो चुके हैं, अब हम कैसे अपना वाला निकालेंगे? तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड
डीएनए फ्रैगमेंट या जीन, डीएनए का फ्रैगमेंट कहो चाहे जीन कहो उसे, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिटेल में हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। और हमने हमारे पास बेसिकली बहुत सारे डीएनए के टुकड़े थे, और हम एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो मशीन टाइप की रहती है, इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसके अंदर हम अपने सारे जीन्स को डाल करके पता करेंगे कि कैसे वो उसकी स्पीड पर डिपेंड करेगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करेगा कि कौन सा हमारा वाला जीन है, हमारा डिजायर्ड जीन है। फिर अब हमने इतना तो कर लिया, लेकिन हम कैसे जान जाएं कि हमने इतनी मुश्किल से जो एक पर्टिकुलर डीएनए को निकाला है, कहीं अगर ये खो गया या हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये बर्बाद हो गया, नहीं सक्सेसफुल हुआ, तो हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेंगी। तो हम कॉपी कभी भी डीएनए बनाने के बाद नहीं बनाते हैं या आरएनए बनाने के बाद कॉपीज नहीं बनाते हैं। हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो करते हैं वो डिजायर्ड जीन का करते हैं, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन यूजिंग पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको हम एम्पलीफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, एम्पलीफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन के नाम से भी जानते हैं। लिंकिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद वेक्टर, अब हमारे पास कॉपीज भी बन गई हैं, हमने निकाल भी लिया डीएनए, सब कर लिया हमने। तो अब हम जो है इस अपने जीन को लिंक कर देंगे वेक्टर के साथ। और मोस्टली अभी तक जितना हमने देखा है चैप्टर में कि प्लाज्मिड ही को हम अपना वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन और भी वेक्टर्स हो सकते हैं, सो नेवर से नेवर। और ट्रांसफर इन द होस्ट, अब एक बार जब डीएनए हमारा आरडीएनए बन गया है, जैसी लिंकिंग करी वैसे हमारा आरडीएनए बन गया, आरडीएनए बन गया तो हम उसको जीन ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि ट्रांसफर इन द होस्ट। अब होस्ट के अंदर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, क्लोनिंग, तो कल्चर ऑफ होस्ट। अब अगर हमें कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना है और हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए और एक हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करनी है, तो हम ऐसे पेट्री डिश में नहीं कर सकते उसको, हमें उसको बायो रिएक्टर्स में करना पड़ता है। बायो रिएक्टर्स के बारे में बहुत डिटेल में आगे भी दिया हुआ है। तो कल्चर ऑफ होस्ट, बेसिकली बायो रिएक्टर्स में कल्चर ऑफ होस्ट इन लार्ज क्वांटिटी होता है। अब सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, अब हमारा प्रोडक्ट तो बन गया है, लेकिन वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बना होगा, और उस ऑर्गेनिज्म से फिर हमें अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को बाहर निकालना होगा, उसको टेस्ट कराना होगा, मार्केट करना होगा, दुनिया भर का काम करना रहेगा, तो वो अलग है। और सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन की टेक्निक हर प्रोडक्ट के लिए अलग होती है, किस प्रोडक्ट में क्या चीज़ मतलब रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से होगा। देन पहला स्टेप जो है हमारा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि पहले हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लेंगे। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का मतलब होता है कि एक ऐसी ट्यूब जिसको हम लोग एक हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे। और हाई स्पीड पे रोटेट करने कैसे करेंगे कि पहले हमें कोई सेल चाहिए, जैसे हमें एक XYZ कोई भी हमें जीन चाहिए था जो हमें पता है कि प्लांट सेल के अंदर मिलेगा। तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल रहती है उसको ब्रेक करने के लिए हमें उसमें सेल्यूलेज डालना पड़ेगा, क्योंकि वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सो प्लांट सेल सेल्यूलोज की बनी होती है, इसीलिए उसमें सेल्यूलेज डालेंगे। फंगल सेल काइटिन की बनी रहती है, तो उसमें काइटिनेज डालेंगे। और बैक्टीरियल सेल जो होती है उसके अंदर हम लाइसोजाइम डालते हैं उसको ब्रेक करने के लिए। देन जब सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को एक बहुत हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं, तो उसमें और ये सब कुछ डाल करके, मतलब जैसे हमने प्लांट सेल ली उसमें सेल्यूलेज डाल दिया और उसको बहुत हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज किया, तो जो सेल वॉल रहती है वो ब्रेक हो जाती है और सेल्यूलर कंटेंट बाहर आ जाता है। मतलब जितना भी उसके अंदर सामान होगा, उसमें हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हो, उसमें प्रोटीन्स हो, आरएनए हो, लिपिड्स हो, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए भी होगा हमारा, और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। और इसको निकाल अब बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमें इनको भी तोड़ना पड़ेगा। इनको भी तोड़ने के लिए हमें जैसे प्रोटीनेज डालना पड़ेगा जिसमें कि प्रोटीन सारे टूट जाएं, आरएनएज डालना पड़ेगा जिसमें आरएनए सारा टूट जाए, लिपिड लाइपेज डालना पड़ेगा जिसमें सारा लिपिड टूट जाए। और ये करने के बाद यहाँ पर जब हम other contents components that are not required are also present and needs to be digested, इसमें और भी सारे कंटेंट्स प्रेजेंट रहते हैं तो उनको हमने ब्रेक डाउन कर दिया, प्रोटीन, आरएनए, लिपिड्स एक्सेट्रा को। और अब हमें जब अपना डीएनए बाहर निकालना है तो हम उसमें चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद डीएनए को हम प्रेसिपिटेट आउट करके निकाल सकते हैं। डीएनए कैन बी प्रेसिपिटेटेड आउट बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल। एनसीईआरटी की लाइन है कि न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। जितने भी इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सच में ऐसा है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऐसा है कि
जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, अरे एंजाइम्स कह रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उन सब न्यूक्लिक एसिड ही उनका जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो। देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्पूलिंग का मतलब होता है कि स्पूलिंग करने के बाद फाइन थ्रेड्स ऑफ डीएनए बन के बाहर आते हैं। देन उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डीएनए विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। मैम ने पहले डीएनए लिखा, फिर जीन लिखा, फिर डीएनए, फिर मैंने उसे कट करके डीएनए लिखा है क्योंकि दैट इज द बेटर वर्ड टू यूज। हम एक जीन का फ्रेगमेंटेशन नहीं करते हैं, हम पूरे डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करते हैं। तो इन 1963 दो एंजाइम्स मिले, एक का नाम था एंडोन्यूक्लियस, एक का नाम था डीएनए मिथाइलेज। कहाँ पर मिले? इकोलाई के अंदर। इकोलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है फॉर द एंटायर बायोटेक चैप्टर। तो ई कोलाई के अंदर दो एंजाइम्स हमें मिले, एक हमें मिला एंडोन्यूक्लियस और एक हमें मिला डीएनए मिथाइलेज। तो अब ये दोनों करते क्या है कि डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, अरे ये देखा जा रहा था कि ई कोलाई के ऊपर जब बैक्टीरियोफाज अटैक करता है, बैक्टीरियोफाज का मतलब होता है कोई ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता हो, और ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया पे जब भी कोई बैक्टीरियोफाज अटैक कर रहा था तो वो उसके अंदर जो है पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था, या उसको जो है हार्म नहीं पहुंचा पा रहा था, रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा था उसके डीएनए में जा करके। तो देखा गया कि एक्चुअली जैसे ही बैक्टीरियोफाज उस पर अटैक करता है, जेनेटिक मटेरियल अपना अंदर डालने की कोशिश करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से जो बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल रहता है वो क्लीव हो जाता है या रिस्ट्रिक्ट हो जाता है या कट हो जाता है। तो फिर एक और सवाल उठा कि अगर इसके पास इतना खतरनाक कोई एंजाइम है जो डीएनए को या न्यूक्लिक एसिड को या जेनेटिक मटेरियल को कट कर सकता है, तो ये अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं खत्म कर दे रहा है? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो एक ही है, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं खत्म कर दे रहा? इसलिए नहीं खत्म कर दे रहा क्योंकि अब इसके पास एक और चीज थी, डीएनए मिथाइलेज। और डीएनए मिथाइलेज क्या करता है कि इट वॉज काइंड ऑफ प्रोटेक्टिंग इट्स ओन डीएनए। अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए डीएनए मिथाइलेज काम करता है, और मिथाइलेशन ऑफ ओन डीएनए करके एक तरह से अपने डीएनए को खुद को हार्म करने से बचा लेता है। और जो दूसरा कोई भी फॉरेन डीएनए आता है या कोई भी फॉरेन न्यूक्लिक एसिड आता है, जेनेटिक मटेरियल आता है, उसको क्लीव कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो एक बार इसको थ्योरी में भी अगर पढ़ लें तो इन 1963 two enzymes, namely restriction endonuclease DNA methylase, were found within E. coli. Former मतलब कि restriction enzyme, restriction endonuclease cleaved restricted the growth of bacteriophage, cleaving its genetic material, and later added methyl group to its own DNA to protect it. कुछ डेटा भी है कि restriction enzymes are isolated from prokaryotes। अभी तक फिलहाल तो हम लोगों ने जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बनाए हैं वो केवल प्रोकैरियोट्स से बनाए हैं। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो वेरी वेल डेवलप्ड सेल्स नहीं होती हैं, जिनके अंदर डीएनए एक कवरिंग के अंदर नहीं रहता है, वो ओपन डीएनए एक तरह से रहता है। वो वाली जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते हैं, तो वो प्रोकैरियोट्स से निकाला जाता है डीएनए, अरे सॉरी ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और टिल डेट more than 900 new restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria। बैक्टीरिया की बहुत सारी स्ट्रेन्स होती हैं, रफ, स्मूथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में से हम आज तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स निकाल चुके हैं। एनसीईआरटी का डेटा है, अब ये सही हो गलत हो डजेंट मैटर, ये एनसीईआरटी का डेटा है। देन नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है कि नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में जो फर्स्ट लेटर होता है वो नेम ऑफ द जीनस होता है। जैसे ई कोलाई के एग्जाम्पल में इश्चेरिशिया कोलाई उसका पूरा नाम है, और RY13 उसका स्ट्रेन है मतलब बेसिकली। तो जो फर्स्ट लेटर रहता है वो नेम ऑफ जीनस हो गया, सेकंड लेटर कोलाई जो कि उसका स्पेसीज है, सेकंड लेटर दो लेटर मतलब उसके स्पेसीज के हो गए। एंड रफ स्ट्रेन है, RY स्ट्रेन है, RY30 स्ट्रेन आई थिंक इसकी रफ स्ट्रेन की मानी जाती है, तो R उसका लिखा हुआ है। और जो I है वो I नहीं है एक्चुअली, वो रोमन नंबर है, रोमन नंबर 1 है, और वो इंडिकेट करता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। पहला हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ था, सबसे पहला आरएनए किसने बनाया था? स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने, उन्होंने पहला आरएनए बनाया था। और
कैसे बनाया था? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के अंदर उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाला था। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था वो था हाइंड टू, जिसमें एच का मतलब है हीमोफिलिस, आई एन का मतलब है इन्फ्लुएंजे, और डी का मतलब है आर डी स्ट्रेन, जो भी उसकी मतलब आर डी स्ट्रेन रही होगी, और उसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है 2। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि पहला जो सबसे पहला जो भी हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो हाइंड टू था, एंड टू बी आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज 5 years लेटर। मतलब इसको हमने आइसोलेट तो कर लिया था, लेकिन हम इसको कैरेक्टराइज नहीं कर पाए थे, इसको कैरेक्टराइज करने में 5 साल लग गए। और यूजुअली टाइप 1 एंजाइम्स हाइंड 1 नॉट यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा, जैसे जो एंजाइम्स होते हैं वो दो टाइप के माने गए हैं, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। अब जस्ट बिकॉज इकोलाई में टाइप 1 लिखा हुआ है तो आप कह दीजिए कि ये बायोटेक में नहीं यूज हो सकता, या किसी में 2 लिखा हुआ है तो आप कह दीजिए कि हाँ हाँ ये एकदम इस्तेमाल हो जाएगा बायोटेक में। ऐसा जरूरी नहीं है। जो रोमन नंबर है उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है टाइप से। वो टाइप नहीं इंडिकेट कर रहा है, वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन डिटेक्ट कर रहा है कि इसको कब निकाला गया, पहले निकाला गया, फर्स्ट थिंग टू बी आइसोलेटेड था या सेकेंड थिंग टू बी आइसोलेटेड था, वो उस पर रहता है। रोमन नंबर और टाइप का कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसीलिए टाइप इज नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अ रोमन नंबर, दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। देन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वर्किंग क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड एज न्यूक्लियसेस। अब जैसे हमने पढ़ा कि लिपिड था तो लाइपेज हो गया, प्रोटीन था तो प्रोटीएज हो गया। तो जो भैया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो न्यूक्लियस को काट रहा है एक तरह से, अरे न्यूक्लिक एसिड को काट रहा है, हमने उसका नाम न्यूक्लियस रख दिया। बेसिक्स हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो टाइप से हो सकते हैं, वो या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है, और यही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, सॉरी, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स। आरएनए बनाना हो तो दो स्ट्रैंड्स रहती हैं, आरएनए नहीं, आरएनए बनाना हो तो एक स्ट्रैंड रहती है, डीएनए बनाना हो तो दो स्ट्रैंड रहती है। और वो स्ट्रैंड्स किसकी बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। तो न्यूक्लियोटाइड उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हो जाते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या रहता है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें रहती है। एक शुगर रहती है, अगर वो डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर रहती है, और अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर रहती है। फॉस्फेट सब में सेम रहता है। और N2 बेस यानी कि नाइट्रोजन बेस क्या रहते हैं? दो टाइप के नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं, एक हो सकते हैं प्यूरिन्स, एक हो सकते हैं पिरिमिडीन्स। तो प्यूरिन्स जो होते हैं वो ए और जी होते हैं, यानी कि एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडीन्स कौन कौन से होते हैं? CTU। सी सब में कॉमन रहता है, मतलब कि वो आरएनए में भी पाया जाता है, डीएनए में भी पाया जाता है, लेकिन जो टी होता है वो डीएनए में पाया जाता है, और जो यू होता है वो आरएनए में पाया जाता है। देन एक शुगर रहती है और उसके एक साइड पे फॉस्फेट लगा रहता है और एक साइड पे नाइट्रोजनस बेस लगा रहता है। और ये 3' to 5' और 5' to 3' वाला जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है डीएनए का, उसमें जो दो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड रहता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड रहता है। लेकिन दो स्ट्रैंड्स के बीच में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है। डबल स्ट्रैंडेड जो चीज़ रह जाती डबल स्ट्रैंडेड जो रहता है उसको हम लोग डीएनए कहते हैं ना। तो जब दो स्ट्रैंड्स रहती हैं तो उन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो बॉन्ड रहता है वो एच बॉन्ड रहता है। ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि एक हमने अपना न्यूक्लियोटाइड लिया और उसमें जैसे एक एंड पे टी था तो उसके सामने वाले एंड पे ए रहेगा, उन दोनों के बीच में डबल एच बॉन्ड बनेगा। अगर सी और जी का रहता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ बोथ स्ट्रैंड। ये रहता है हमारा स्ट्रक्चर डीएनए का। अब इस पे कैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।